राजेंद्र कानूनगो, आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ का ख़ास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां। अखबारों की सुर्खियों में हम उन चीज़ों को लेते हैं जो अखबारों की हेडलाइन बनती है। तो हेडलाइन क्यों बनी, उसके पीछे के कारण क्या है, इस बात पर हम समीक्षा करते हैं। हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हम बुलाते हैं उनके साथ चर्चा करते हैं और निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये खबर क्यों बनी, क्यों इस पर चर्चा करना आवश्यक है। आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय कराता हूं। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, जो साधना न्यूज़ में एडिटर इन चीफ हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। प्रवाल सक्सेना जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और चैतन्य भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले शुरुआत मैं करना चाहता हूं, डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं कि भारत में जासूसी की एक एजेंसी जो है, उसने भारत के लोगों के लिए जो जासूसी कर रही है, इजराइल की एजेंसी है पेगासस। इस एजेंसी के माध्यम से भारत के जो बड़े लोग हैं, जिनमें पत्रकार हैं, विपक्ष के नेता हैं, मंत्री हैं और जज हैं, इनकी जो है वो जासूसी करा रही है। इसमें इनका कहना है कि एक लिंक ये भेजते हैं, उस लिंक को यदि आप खोलने की कोशिश करते हैं और उसको दबा देते हैं तो वो आप उसके साथ जुड़ जाएंगे और वो आपकी सारी बातें सुन लेगा। क्या कहना है इसके ऊपर आप? राजन जी, जो वर्तमान स्थिति है, ये आज इसका खुलासा जरूर हुआ है, लेकिन ऐसी खबरें सदियों से, राजा पहले इस तरीके की, राजा जब हुआ करते थे, राजे रजवाड़े, तब भी वो इस तरीके की जासूसी करवाते थे। दूसरे राज्यों में अपने आदमी भेजा करते थे, वो भेष बदल के जाते थे और किसी न किसी रूप में वहाँ काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे, राजभवन में घुस जाते थे, माली का काम करते थे। आज वो स्वरूप जो है, राजनेताओं ने, पत्रकारों ने, नौकरशाहों ने वो स्वरूप अपना लिया है। इजराइल की जो संस्था है जिसका आपने नाम लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसी संस्थाएं, ये करोड़ों अरबों रुपए का बजट होता है, क्योंकि देश में विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की तरफ हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। और किस तरीके से उसके सारे लूपहोल्स लिए जाएं, किस तरीके से उसमें कोशिश की जाए कि वहाँ की सारी कमियों को, हमारे यहाँ जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, आपको राजन जी एक और बहुत बड़ा मामला जो इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि कुछ ऐसे विदेशी, चाइना का नाम आ रहा है, अमेरिका का नाम आ रहा है, जो दूसरे देशों का नाम आ रहा है, वो अपने यहाँ जासूसी कराते हैं और अपने यहाँ उसमें कुछ जर्नलिस्टों को शामिल कर लेते हैं, कुछ नेताओं को शामिल कर लेते हैं। तो ये परंपरा चली आ रही है। जो नाम आया है, जिस तरीके के नाम आए हैं, ये कहीं ना कहीं देश के प्रति गद्दारी समझ में आती है। देश के प्रति कहीं ना कहीं आपका पैसे से ज़्यादा आपको महत्व है, पैसा आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि देश महत्वपूर्ण है। और जो हालात बन रहे हैं, मुझे लगता है दिनों दिन कुछ लोगों का तो काम ही ये है, सिर्फ वो पैसा कहां से आता है, उन्हें पत्रकारिता की ABCD नहीं मालूम है, लेकिन वो बहुत शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं, उनके पास सारी, हमें 28 साल हो गया है, अभी भी हम मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हैं। हमारे पास शासकीय आवास नहीं है, हमारे पास शासकीय सुविधा नहीं है, लेकिन ऐसे लोग पहले दिन से, जिस दिन पत्रकारिता में आते हैं, इनको बड़े बड़े बंगले मिल जाते हैं, लाखों रुपए इनके घरों में लग जाते हैं। ऐसे ही नेताओं की स्थिति है राजन जी। नेता लोग भी ये इसी के लिए प्रोजेक्ट किए जाते हैं, और ये प्रोडक्ट ऐसा होता है जो सिर्फ यही काम करता है, पत्रकारिता नहीं करता है। जी बिल्कुल। प्रवाल सक्सेना जी, शिशिर जी की बात अभी आपने सुनी है। शिशिर जी का कहना है कि ये जो है मात्र पैसे के लिए काम करते हैं और पत्रकार नाम के होते हैं, और इनका धंधा ही, इनका काम ही जो है वो पैसा कमाना रहता है। क्या कहना है आपका इस बारे में? मैं शिशिर जी की बात से 100% सहमत हूँ। शिशिर जी को काफ़ी लंबा अनुभव रहा है निष्पक्ष पत्रकारिता का। वो कैमरा हो चाहे कलम हो, उसके आगे जब वो लिखते हैं तो माँ सरस्वती की कृपा है कि वो ऐसा लिखते हैं कि कई बार उनके जो अच्छे संबंधी लोग भी होते हैं
वो भी इस धार में आके जो है अगर अपनी भाषा में कहते निपट जाते हैं। लेकिन यही पत्रकारिता की विधा है, यही हम लोगों ने सीखा है। लगभग हम लोग साथ के ही हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की थी। अभी 2 दिन पहले एक वरिष्ठ पत्रकार ने ये एक ट्वीट किया था शिशिर जी कि अब तो नेता हमको ट्वीट भी नहीं करते हैं और बंगले पे और उस पर लोग पहुंच जाते हैं। तो वास्तव में वो, मैं कहता हूं कि वो पत्रकार है ही नहीं। वो एक पुलिस के पास, आपको याद होगा, मुखबिर नाम का एक शब्द है, मुखबिरी इसको सही कहेंगे। पहले पुलिस कराती थी और वो कराना भी चाहिए, बड़े बड़े अपराधों का भी खुलासा होता था। लेकिन दुर्भाग्य से वो बीमारी हमारी पत्रकारिता में आ गई। अब अफसरों को, नेताओं को मुखबिरों की जरूरत है। आप देखिए, बंगला हो, चाहे वो PH की हो, चाहे बल्लभ भवन में हो, आपको मुखबिर टाइप पत्रकार ही इधर से उधर घूमेंगे, जो सिर्फ खबरची कानों में खबर देते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का वो करते हैं। और कमाल की बात है कि उनसे हर व्यक्ति खुश रहता है, चाहे विपक्ष का नेता हो, चाहे सत्ता पक्ष रहता हो। आप हमसे सब लोग इसलिए दुखी जाते हैं क्योंकि आप सच बोल देते हैं, सच लिख देते हैं, तो ये होता है। शिशिर जी, आपकी बात को एक आगे बढ़ाऊंगा। आपने कहा पहले राजा महाराज ये काम करते थे। आप एक चीज और देखिए, उस समय भी और अभी भी विष कन्याएं होती थी। दुर्भाग्य से विष कन्याएं हमारे पेशे में भी आ गई हैं, जो सिर्फ पत्रकारिता के चोला ओढ़े हैं, बाकी उसके आड़ में सब कुछ कर रही हैं, जो पत्रकारिता के पेशे, पवित्र पेशे को भी गंदा करने से बाज नहीं आ रही है। बड़े बड़े रैकेट, सब चीजें सामने, सबका खुलासा भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आंखों की शर्म मर चुकी है, आंखों का पानी मर चुका है, और बड़ी निर्जलता के साथ वो सब लोग हमारे बीच में घूमते हैं। और कमाल की बात है, आप हमको ज्ञान भी देते हैं कि आप कैसे आगे बढ़िए। शिशिर जी, आपको कैसे दुकान, मकान, प्लाट, ये सब होगा। तो ये जो जासूसी की परंपरा शुरू हुई, ये सदियों से थी, लेकिन देश हित में थी पहली। अब हम जो है, आज भी हमारे जो लोग बैठे हुए हैं, वो क्राइम बीट क्यों लेना चाहते हैं, वो दूसरी बीट क्यों लेना चाहते हैं, वो जांच एजेंसियों में क्यों घुसना चाहते हैं, क्योंकि वहां से फिर वो अपराधियों को, बड़े लोग, नेक्सस जो एक है, बहुत बड़ा नेक्सस है, आप सब जानते हैं, उसको खबर देना पड़ती है। बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, दावतें होती हैं, उनको देश विदेश भेजा जाता है। तो ये तमाम चीजें लंबे समय से चल रही है। इसका जरूर अब समय आ गया, खात्मा होना चाहिए। और अच्छे जेन्युइन जर्नलिस्ट लोग को जरूरत नहीं है बिल्कुल बंगले में चक्कर लगाने की, बिल्कुल जाने की नहीं है। अगर नेता या अधिकारी हमें बाइकआउट कर रहा है, तो उसको आप कलम के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से उसको आप जो ठीक कीजिए, तभी आपका इस पेशे का भी सम्मान रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आपका आकलन है। मैं चैतन्य भट्ट साहब के पास आना चाहता हूं। चैतन्य भट्ट साहब, ऐसा पहली बार हुआ है कि मंत्री ने सेल्फी साथ में लेने के लिए 100 रुपए की फीस रख दी है। उषा ठाकुर जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन की, उन्होंने ये कहा है कि यदि मेरे साथ सेल्फी लेना है तो आपको 100 रुपए जमा करना पड़ेगा। किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए राजन जी, जहाँ तक उषा ठाकुर की बात है, तो वो हमेशा से विवादास्पद बयान देती आई हैं। ये उनका इतिहास रहा है। उनके कई बयान जो हैं बहुत विवादास्पद रहे हैं, जिनको लेके काफी विवाद की स्थिति भी बनी। जैसे उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को दलाल कहा था। उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि कैलाश विजयवर्गीय जो हैं वो अमित शाह को सेट करके अपने बेटे को टिकट दिलवाना चाहते हैं। उसके बाद गोडसे को भी राष्ट्रवादी उन्होंने बताया था, जिसको लेकर भी काफी विवाद हुआ था, जिसको पहले भी साध्वी प्रज्ञा कह चुकी थी राष्ट्रवादी। तो इस तरह के जो बयान हैं वो उषा ठाकुर हमेशा से देती आई हैं। कोरोना काल में भी उनके जो बयान थे कि मैं तो गोबर के कंडे पे घी का दीपक जलाती हूँ, जिसके कारण 12 घंटे तक मेरा घर सैनिटाइज रहता है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है किसी प्रकार के संक्रमण की। तो अब ये एक नया बयान आया है। आप देखिए कि जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं, जो बड़ी आशा के साथ अपने नेताओं के पास जाते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, उनकी आवभगत करते हैं अपने जेब से पैसा लगा के, और उनके साथ एक छोटी सी फोटो खिंचवाने के लिए परेशान होते हैं, उनको अगर आप एक सेल्फी के लिए 100 रुपए की फीस रख देंगे तो मुझे लगता है कि तो बहुत ही अनुचित। जिन लोगों के दम पे आप विधायक बनती हैं, जिन लोगों के दम पे, जिन कार्यकर्ताओं के दम पे आप मंत्री पद जैसा पद सुशोभित करती हैं, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर सरकारी खर्चे पे आपको मिलते हैं, उन छोटे कार्यकर्ताओं से अगर आप अपनी सेल्फी के लिए 100 रुपए मांगेंगी और ये बोलेंगे कि पार्टी के हित में हो गए, नहीं तो क्या पार्टी क्या इतनी कंगाल हो चुकी है क्या कि 100 रुपए उसको सेल्फी के लिए जमा करना पड़े मंत्री के साथ? वही मैं बता रहा हूँ कि आज की तारीख में तो भारतीय जनता पार्टी सबसे अमीर पार्टी है, अरबों खरबों रुपया उसके पास है। आप उनके जो कार्यालय बने हैं उनको आप देख लेंगे तो आपको लगेगा कि 5 स्टार होटल भी इनके सामने कोई मायने नहीं रखते। हमारे जबलपुर में जिस तरह का
कार्यालय बना है करोड़ों रुपए का, जी। तो इसलिए इतनी बड़ी पार्टी को अगर 100 रुपए लेने की जरूरत पड़ जाए तो मुझे लगता है ये तो बड़ा शर्मनाक बयान है, और इसको पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। विशेषकर उषा ठाकुर के इस बात की ताकीद होनी चाहिए कि वो इस तरह के बयान ना दें जिससे कार्यकर्ताओं के सम्मान को भी ठेस पहुंचे और उनको ये लगे कि अगर हम अपने नेता से मिलने जाते हैं तो पहले हमारी जेब में 100-200 रुपए होना चाहिए, तब हम उनके साथ फोटो खिंचवा सकते हैं। उनकी फोटो खिंचवाने का सिर्फ उद्देश्य इतना रहता है कि वो अपने एक एल्बम बना लेते हैं, या कभी पार्षद की टिकट के लिए अगर कोई आवेदन देना होता तो उसमें वो कटिंग्स लगा देते हैं, अखबारों में छप जाती, थोड़ा बहुत प्रभाव जो उनके मोहल्लों में रहता है वो जम जाता, उसके पीछे और कोई बड़ा कारण नहीं होता। और बहुत छोटे छोटे कार्यकर्ता होते हैं, गरीब कार्यकर्ता होते हैं जो बेचारे जिंदगी भर दरी फट्टा उठाते उठाते अपनी जिंदगी लगा देते हैं, जी, जी। और उनसे अगर 100 रुपए मांगने तो मुझे लगता है कि उषा ये गलत है। इस प्रकार की परंपरा यदि शुरू हुई तो हर मंत्री यदि पैसे मांगने लगेगा पार्टी फंड के लिए, सेल्फी के लिए, तो ये क्या स्थिति निर्मित होगी। आइए हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। मानसून का सत्र संसद का आज से शुरू होने वाला है। इसमें 17 बिल सरकार पेश करेगी और इस कुल 20 बैठकें होंगी। प्रवाल सक्सेना जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं कि ये जो 20 बैठकें और 17 नए जो बिल आना है, इसी बीच विपक्ष की जो रणनीति है, महंगाई, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगी और दूसरा किसान आंदोलन आदि मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष। तो आपको क्या लगता है कि ये सत्र क्या शांतिपूर्वक चल पाएगा क्या? देखिए कानून जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सत्र हो रहा है, इस सत्र में अगर हम राजनाथ सिंह जी को और नितिन गडकरी जी को अगर अलग कर दें तो पूरा मंत्रिमंडल जो है वो मोदी में है, और पहली बार मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह छाया मोदी जी की इस मंत्रिमंडल पे है। 2 अपवाद हैं। तो एक प्रकार से अटल जी का युग अब हम कह सकते हैं शने शने समाप्त हो रहा है, और ये मोदी जी का पूरी तरह से मंत्रिमंडल है। और दूसरा हम देखें कि प्रतिपक्ष के पास तो ना नीति है ना कोई नेता है। इतने बड़े बड़े मामले हो गए हैं, डीजल पेट्रोल लें, महंगाई लें, तमाम मुद्दे हैं, किसान से लेकर तमाम मुद्दे हैं, लेकिन रणनीति जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। आप देखिए शिशिर जी, आप हमने सबने कवरेज किया, जब 1 पैसे या 1 रुपया बढ़ता था तो उस समय सुषमा स्वराज हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे तमाम हमारे मुख्यमंत्री हो, सब साइकिलों पर, बैलगाड़ियों पर निकल पड़ते थे, और आप हमने सबने लाइव कवरेज किया है। और इतना जोरदार आंदोलन होता था साहब कि मतलब सारे अखबारों की, चैनलों की न चाह के भी उस समय सुर्खियां बनती थी। हमारे आपके ऊपर काफी प्रेशर रहता था, लेकिन क्या करें, कोई सवाल जवाब ऐसा रहता था। लेकिन आज देखिए इतने बड़े मुद्दे आते हैं, 4 आदमी जाते हैं विधायक जी के साथ किसी पेट्रोल पंप में, अपना बैनर लगाते हैं और जो है वो विरोध करके इतिश्री कर लेते हैं। कहीं हमें मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष के नाम की कोई चीज दिखाई दे ही नहीं रही है, और विपक्ष में भी सिर्फ अपनी मार्केटिंग और अपना एजेंडा को लेकर जो है काम हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। संसद में भी आप देख लीजिए, संसद में अभी चल रहा था कि प्रदेश राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा, कमलनाथ जी का भी नाम आ रहा था, फिर इस बीच जो है वो तमाम बातें हुई, और संसद में भी कौन नेता होगा, ये तमाम अभी तो वो यही तय नहीं कर पा रहे कि हमारा मध्य प्रदेश में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। मध्य प्रदेश की हम बात करें, संसद की बात तो दूर है। तो ये कोई एक लाइन तय नहीं हो पा रही, सबकी ढपली, सबका राग अपना अलग अलग है। इसकी वजह से चाहे 20 बैठक हो, चाहे 40 बैठक हो, चाहे 2 बैठक हो, इसमें तरीके के साथ जो पहले प्रतिपक्ष की, आपको याद होगा शिशिर जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा होती थी, उसके अंदर नेता प्रतिपक्ष जो भी होता था पूरे रणनीति के साथ, सबके होमवर्क के साथ में, अध्ययन के साथ में उतरता था, और किनको सड़कों पर उतरना है, किसको ब्लॉक में उतरना है, अपन सबने देखा है संसद विधायकों किस तरह से वो एक रणनीति के तहत काम होता था। और मैं समझता हूँ सत्ता पक्ष के मंत्रियों को और मुख्यमंत्री नींद नहीं आती थी, ये स्थिति थी। लेकिन आज ऐसा कुछ कहीं दिखाई नहीं देता है, और सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। तो ये बैठ के भी मैं समझता हूँ सामान्य हो जाएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। शिशिर जी, मैं आपसे भी इस विषय में राय लेना चाहता हूं, आपके ख्यालात जानना चाहता हूं कि ये जो खबर है, ये खबर के अंदर और हम क्या गहरी चीज देखते हैं? जी,
राजन जी, चूंकि बहुत वरिष्ठ हमारे बहुत सीनियर पत्रकार चेतन भट्ट जी और मेरे भोपाल में मैं जब पत्रकारिता करने के लिए 92 में आया था, उस समय प्रवाल जी पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय हो चुके थे और हम लोगों ने जो पत्रकारिता का जो संघर्ष देखा है, बड़ा आश्चर्य होता है कि उसमें प्रवाल जी और हम लोग कवरेज करने जब जाया करते थे, ये आज के नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा पूरी तरह से बदल चुका है। मतलब आज मैं अभी सुन रहा था दिल्ली में संसद भवन के बाहर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि कांग्रेस और विपक्ष लोकतंत्र का गला घोंट रहा है। अगर वो विरोध करता है अपनी चर्चाओं के लिए, वो कह रहा है महंगाई पे चर्चा करो, किसान आंदोलन पे चर्चा करो, बोले साहब ये लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी का उदय ही विरोध करके हुआ है। माननीय अटल जी से लेके स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेके बाकी कुशाभाऊ ठाकरे, ये सारे सड़कों पर उतर के विरोध करते थे। 8-8 दिन सदन चलता नहीं था। और अगर जनता के मुद्दों पर ये बस एक बदलाव आया है राजन जी, जिससे हमारे दोनों आदरणीय भी सहमत होंगे कि अब जनता के मुद्दों को सड़क पर ले जाकर विरोध करना कहीं ना कहीं देशद्रोह कहलाने लगा है। अब अगर किसान की बात करें, महंगाई की बात करें, पार्टी विरोधी कहलाने लगे हैं। हमारा जो हक था, वो स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। नहीं तो आप कह रहे हैं कि किसानों के मुद्दों पर हमने चर्चा की, महंगाई के मुद्दों, इसी मुद्दों पर 41 रुपए और 42 रुपए पे माननीय मुख्यमंत्री जी साइकिल चलाया करते थे और कहते थे कि ये जनता के साथ अत्याचार है। और आज 100 रुपए, 111 रुपए पेट्रोल हो गया है। एक विपक्ष हो या कांग्रेस, विपक्ष को तो मैं मानता ही नहीं हूं, विपक्ष तो इस लायक ही नहीं है। इन मुद्दों को भुनाना भारतीय जनता पार्टी जानती है और भारतीय जनता पार्टी जनता की नब्ज भी जानती है। इतनी महंगाई के बाद भी एक आवाज नहीं निकल पा रही है। कितना अच्छा मैनेजमेंट है, लोग मर रहे हैं, लोगों की महंगाई की हालत इतनी खराब है, लेकिन 1 रुपए, आप सोचिए 7 रुपए 8 रुपए के प्याज पे कितना हंगामा हुआ करता था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उपवास कर लेते थे, लेकिन आज जो स्थिति है उस पर कोई, सब चुप बैठे हुए हैं। महंगाई को इशू नहीं बचा, इशू बचा ही नहीं है। और दूसरी बात राजेंद्र जी, जैसा प्रवाल जी ने कहा, विपक्ष में अब सिर्फ सफेद बढ़िया शानदार कलप वाला कुर्ता पजामा और बड़ी बड़ी इंडिवर जैसी गाड़ियों में बैठ के नेताजी आते हैं, उनके 3-4 समर्थक रहते हैं और बस ट्वीट कर देते हैं और फोटो खिंचवा के फेसबुक पे डाल देते हैं। यही विरोध है। भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतर कर विरोध करना जानती है, लेकिन कांग्रेस सरकार में थी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो विपक्ष में मनमोहन सिंह जी दिल्ली में बैठे थे और यहां भारतीय सत्ता में रह के उपवास किया करते थे। मुख्यमंत्री जी जनता के लिए कितनी समर्पित थे कि जनता की नब्ज पकड़ते थे। आज कभी कमलनाथ जी को देखा हमने, कभी राहुल जी को देखा हमने, कभी कांग्रेस के या विपक्ष के बड़े नेता को सड़क पर उतरते नहीं देखा। रस्म अदायगी करते हैं ये लोग। बिल्कुल, सड़क से उतर करके मोबाइल में घुस गई है अब विपक्ष, और एक ट्वीट हुआ और मान लेते हैं कि हमने हमारा कर्तव्य पूरा कर लिया। जनता के प्रति जो हमारा, जनता ने जो वोट दे करके थोड़ा बहुत हम लोगों को इकट्ठे किए हैं यहाँ पे संसद में, विधानसभा में, उन्होंने ट्वीट करके अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक खबर है कि बादल और बारिश से 5 डिग्री पारा गिरा और संडे को जो है वोट क्लब पे जाम लग गया। तो ये जो स्थिति है, इसको देख करके मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि ये कोरोना की तीसरी लहर को एक प्रकार से आमंत्रण है। बिल्कुल। तो क्या ये खोल करके और आपने गलती की है क्या, इस बात पर मैं चैतन्य भट्ट जी से मैं बात करना चाहता हूं। चेतन जी, ये जो कोरोना की तीसरी लहर को एक प्रकार से आमंत्रण है भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों को, तो अब बोलने से अब क्या होने वाला? आपने खुद खोल के रखा है सब कुछ, तो क्या कहना है आपका? देखिए राजन जी, ये बड़ा हास्यास्पद है कि एक तरफ तो आपने सारी चीजें खोल दी हैं, सिनेमाघर खोल दिए हैं, रेस्टोरेंट खोल दिए हैं, मॉल खोल दिए हैं, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप भीड़ मत बढ़ाइए। तो दोनों विरोधाभासी बातें कैसे होंगी? अगर आपको ये मालूम है, और जैसा कि वैज्ञानिक और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि तीसरी लहर का संक्रमण बहुत ज्यादा डरावना और भयानक होगा और उसमें उसके लिए सावधानी बहुत जरूरी है। कई देशों में, लगभग 11 देशों में तो तीसरी लहर आ भी चुकी है और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से म्यूटेशन हो रहा है आपके वायरस का, उससे किस तरह की परिस्थितियां पैदा होंगी ये अभी कोई ना वैज्ञानिक बता पा रहा है ना डॉक्टर बता रहे, लेकिन उससे नुकसान होगा, संक्रमण की स्थिति तेजी से बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में अगर आप सारी चीजें खोलोगे
तो जाहिर सी बात है, ये बड़ा स्वाभाविक सी बात है कि लोग वहां जाएंगे। अगर आपने मॉल खोल दिए तो लोग खरीदारी के लिए जाएंगे। अभी आप देखिए कि जिस तरह से हिल स्टेशन पे जो भीड़ दिखाई गई थी टीवी चैनल्स में, वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहां ना कोई मास्क लगाए हुए है, ना दूरी रखे हुए है दो मीटर की। तो ऐसी स्थिति में संक्रमण फैलेगा, इससे कोई संदेह नहीं। लेकिन ये भी ठीक है कि आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए हमें बाजार भी खोलने पड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ हमारी अपनी खुद की है। जनता को ये जानना होगा और समझना होगा कि जो संक्रमण की स्थिति है उससे बचने के लिए हमको जो भी प्रोटोकॉल दिए गए हैं। लेकिन जनता जो है, जनता कैसे समझेगी? जब आपने कहा कि अब खोल दिया हमने सब कुछ, तो जनता तो यही मानेगी कि अब हम सब दूर जाने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं। अब इसमें यह है कि आदमी को मास्क लगा करके जाना चाहिए, सैनिटाइज करता रहे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं पर भी हो ही नहीं सकता। चेतन जी, मेरी बात से आप सहमत होंगे। और इन चर्चाओं के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो जब पीक पे था कोरोना तब नहीं हो रहा था जी। बाजारों में लोग भीड़ इकट्ठी करते थे। तो ऐसी स्थिति में जनता को, देखिए जनता भी पढ़ी लिखी ऐसा नहीं है, और जिस तरह के कोरोना से लोगों की मौत हुई है उनको भी इस बात का अंदाजा होगा कि कोरोना कितना भयानक संकट पैदा करता है। तो उनको भी कुछ समझना होगा। सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है, लेकिन कुछ दूसरी चीजें भी हैं, परिस्थितियां भी हैं, उनको भी देखना होता है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अगर आप बहुत जरूरी काम अगर आपको है तभी आप घर से बाहर निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग ठीक है कि बाजार में नहीं उसका पालन हो सकता, लेकिन ऐसी स्थिति में आप जाने की कोशिश ही ना करें भीड़ भाड़ वाले इलाके में। रेस्टोरेंट जाने की क्या जरूरत है, आप घर में खाना खाइए। सिनेमा के लिए आपके लिए टीवी लगा हुआ है, आप टीवी में सिनेमा बिल्कुल चेतन जी, समय सीमित है, हम इसको यहीं समाप्त करना चाहते हैं। तो आज की अखबारों की सुर्खियों में चैतन्य भट्ट जी, डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, प्रवाल सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े। मैं उनका हृदय से धन्यवाद अदा करता हूं और अखबारों की सुर्खियों कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने के लिए मैं कोशिश करता हूं। अब आप देखते रहिए साधना न्यूज़ कार्यक्रम के अगले प्रोग्राम और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।